दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो अफवाह तंत्र पर आधारित वीडियो है दोस्तों। तो हमारे वीडियो से आप जुड़े रहेंगे और हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अफवाह तंत्र पर, जिसमें जो है महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी। अफवाह तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम अफवाह से संबंधित बातें करेंगे, तब अफवाह तंत्र की बातें होंगी, फिर जल ग्रहण की बातें करूंगा मैं, फिर अफवाह दरोने के बाद, उसके बाद जल विभाजक और जल संभर की बातें करूंगा दोस्तों। तो अफवाह तंत्र के अंतर्गत देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण बातों को कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को ही हम अफवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल का प्रवाह हो रहा है वही हमारा अफवाह कहलाए। स्पष्ट हो गया? और इन वाहिकाओं के जाल को कौन? ये नदियों के जाल, वाहिकाओं नदी, तो इन वाहिकाओं के निश्चित रूप में जो वाहिकाएं जा बह रहे हैं, तो वाहिकाओं के जाल को ही अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट हुआ? और किसी क्षेत्र का अफवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि, उसके चट्टान की प्रकृति और संरचना, उसकी स्थलाकृतिक ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि पर जो है ये निर्भर करता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम लोग जल ग्रहण। जल ग्रहण है क्या या किसे कहते हैं? तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में आप इसे कैचमेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अफवाह दरोनी की बात आ रही है। तो अफवाह दरोनी क्या है कि अफवाह दरोनी एक नदी सहायक नदियों द्वारा अफवाहित क्षेत्र को ही अफवाह दरोनी कहा जाता है। अफवाह तो हम लोग समझे कि बहने का जो है क्रिया से है दोस्तों, और वो जो है बहाव की क्रिया किस पर निर्भर करती है? जिस प्रकार की चट्टान की प्रकृति होती है, उसके संरचना, उसके स्थलाकृति ढाल और जल की मात्रा जो है, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम ये सब होता है। तो हमारा जो है अफवाह दरोनी में क्या है कि एक नदी उसके सहायक नदियों द्वारा अफवाहित क्षेत्र को हम अफवाह दरोनी के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हम लोग जल विभाजक या जल संभर किसे कहते हैं। जल विभाजक या जल संभर किसे कहते हैं? तो ये मुख्य रूप से मैं इसलिए इन टॉपिकों पर जा रहा हूं दोस्तों कि यही आपको प्रश्न आएगा कि जल संभर में क्या होता है, अफवाह दरोनी में क्या होता है, या अफवाह तंत्र जो है अफवाह या जल विभाजक में क्या होता है। तो इसलिए मैं ये बातों को आपके सामने रख रहा हूं। तो एक अफवाह द्रोणी दूसरे अफवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। जल और विभाजक, जल को बांटने का काम हुआ, वही जो है जल विभाजक या जल संभर हुआ। तो क्या है, एक बार से फिर देखें कि एक अफवाह द्रोणी दूसरे अफवाह द्रोणी से अलग करने की सीमा को जो है हम जल विभाजक के नाम से जानते हैं। और वैसे भी आप देखें तो जल संभर में क्या होती है कि छोटी छोटी नदियां और नाले बहते हैं, ये हमारा जल संभर की बातें हो गई दोस्तों। ठीक है, और जल द्रोणी में क्या होता है कि बड़ी बड़ी नदियों का जो है हमारा जल संग्रह का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो नदी द्रोणी, यहां दो चीजें आ गई, नदी द्रोणी और हमारा जल संभर। स्पष्ट रूप से समझेंगे तो नदी द्रोणी का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है, और वही जल संभर का जो है आकार क्या होता है? छोटा होता है। ये दोनों में आपको डिफरेंसेस पूछ सकता है, और दोनों क्या है? एक रूप में बना हुआ है, और दोनों एकता का प्रतीक के रूप में है दोस्तों। अब अफवाह प्रतिरूप के बारे में चर्चा होगी मित्रों। तो जिसमें पहला अफवाह प्रतिरूप में वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि वृक्ष के आकार के जो है इसकी शाखाएं होंगे, जो अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के जैसा होगी, वही वृक्षाकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण को आप देख लें तो उत्तरी मैदान की नदियां जो हैं, ये किसका उदाहरण है? वृक्षाकार प्रतिरूप के रूप में जो है देखा जाता है।
ठीक है, जैसा वृक्ष का आकार होता है उस रूप में इसका निर्माण होता है और उसकी जो है प्रकृति उस प्रकार से देखी जाती है। ये हमारा उत्तरी मैदान की नदियों को स्थिति हो गई दोस्तों। अब आर्य प्रतिरूप, आर्य प्रतिरूप में क्या है कि वैसी नदियां जो पर्वतों से निकलकर, कैसी नदियां, वो नदियां जो पर्वतों से निकलकर सभी दिशाओं की ओर क्या होने लगती है, बहने लगती है या बहती है, उसे जो है हम आर्य प्रतिरूप कहते हैं, आर्य के समान, ठीक है ना। और इसका उदाहरण आप देखें तो अमरकंटक पर्वतमाला से निकलने वाले महत्वपूर्ण नदियां जिसमें नर्मदा, सोन, जोहिला, ये प्रमुख जो है क्या है कि एक दिशा में ना होकर के अलग अलग दिशाओं में बहती है। यही नर्मदा की बात है तो ये हमारा अरब सागर में गिरती है, और सोन की बात है तो हमारा जो है ये बंगाल की खाड़ी में बहती है दोस्तों। तीसरा प्रतिरूप हमारा जालीनुमा प्रतिरूप है। तो जालीनुमा प्रतिरूप में क्या होता है कि जब नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, कैसी बह रही हैं, नदियां जब एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियां उसके संकोण पर काट देती हैं, तो इस प्रकार से जो है ये जालीनुमा प्रतिरूप वाली नदी कहलाती है। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप में क्या होता है कि जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में जाकर के गिरती है, यानी कि चारों तरफ से बह रही है और जो है जब बहते बहते जो है चारों तरफ से जो है क्या हो जाती है, थक जाती है, हार जाती है, तो अंत में कहाँ आकर के गिरती है, ये या तो जो है हमारा ये झील में गिरती है या गर्त में गिरती है। तो ये कहा गया क्या कि अभिकेंद्रीय प्रतिरूप के अंतर्गत वैसी नदियां आती है जब सभी दिशाओं से बह करके किसी झील या गर्त में गिरती हो, तो वैसे प्रतिरूप हमारा अभिकेंद्रीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। अब है कि वलयाकार प्रतिरूप, वलयाकार आप समझ रहे होंगे कि वृत्ताकार ना, वलयाकार। तो जब नदी क्या है कि जब नदी किसी पर्वत के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में बहती है, उसे ही जो है हम क्या कहते हैं, वलयाकार प्रतिरूप। क्या, पर्वत के चारों ओर जो है हमारा क्या हो रहा है, ये बह रहा है, इसे ही वृत्ताकार मार्ग में बहने वाले को वलयाकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण आप देखें तो किउल नदी जो है प्रमुख उदाहरण है। अब आप लोगों के बीच में भारत में अपवाह तंत्र का वर्गीकरण को मैं रख रहा हूं दोस्तों। तो भारत के अपवाह तंत्र वर्गीकरण को यदि देखा जाए तो दो वर्गों में बांट करके रखा जाता है। किस आधार पर, समुद्र के जल विसर्जन के आधार पर। किसके आधार पर, समुद्र के जल विसर्जन के आधार पर, जल विसर्जन, ठीक है, जल विसर्जन के आधार पर यदि देखें तो भारत के अपवाह प्रणाली को मुख्य रूप से दो भागों में रखा जाता है। एक जो है अरब सागर के अपवाह तंत्र और दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अर्थात बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ये मुख्य रूप से दो भागों में बांटा हुआ। और ये दोनों का जो विभाजन हुआ है तो कहां से हुआ, कैसे हुआ, इन्हें यानी कि ये जो है हमारा अपवाह तंत्र प्रणाली को, जो अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, इसका विभाजन को यदि हम देखें तो दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री द्वारा जो है इसे अलग किया जाता है दोस्तों। स्पष्ट हुआ। अब अपवाह प्रणाली को जो है देखें तो दो भागों में बांटे हैं, हमने लिखा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा होगा। तो दो भागों में हमने बांटा है कि कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, कितना, 77% भाग के अंतर्गत गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियों को जो है क्या किया जाता है, इसमें दोस्तों शामिल किया जाता है। और ये 77% भाग जो है अपवाह वाला भाग, जिसमें जो है महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं जो है विसर्जित हो जाती हैं, ठीक है। जबकि 23% जो है यहाँ पर जो है बात हो गया, 23% भाग जो विसर्जन करने वाली है, जिसके अंतर्गत सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार ये प्रमुख नदियां हैं। और ये नदियां कहाँ गिरते हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं। अब दूसरा जो है हम जल संभर क्षेत्र के आधार पर जो है हम बतलाने जा रहे हैं भारतीय अपवाह द्रोणी तंत्र को दोस्तों।
तो यहाँ पर हमने जो है जल संभर क्षेत्र के आधार पर मुख्य रूप से आप देखें तो इसे 3 भागों में बांट करके आपके सामने रखा है। पहला प्रमुख अपवाह द्रोणी, दूसरा मध्यम अपवाह द्रोणी और तीसरा लघु नदी द्रोणी। ये मुख्य रूप से जल संभर क्षेत्र के 3 भाग हो गए। इसमें आप देखते हैं स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा आपको। पहला देखें कि प्रमुख अपवाह द्रोणी का अपवाह क्षेत्र जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। कितना? 20,000 किलोमीटर से भी अधिक का अपवाह क्षेत्र है इसका। यही मध्यम का देखें कि 2,000 से 20,000 तक, और लघु नदी द्रोणी का जो है 2,000 से कम जो है वर्ग किलोमीटर में जो है इसका अपवाह तंत्र प्रणाली है। दोस्तों यहां स्पष्ट हुआ? स्पष्ट आएगा। क्वेश्चन में यही सब आता है कि जल संभर क्षेत्र के जो है मध्यम आ जाएगा। मान लिया जाए मैं मध्यम का उदाहरण दे रहा हूं कि मध्यम नदी द्रोणी जो है इसका जो है अपवाह क्षेत्र कितना है। ऑप्शन में आ जाएगा आपको 20,000 से अधिक, आने की 20,000 से कम, या जो है 2,000 से कम। तो आपको जो है क्या करना होगा, 2,000 से 20,000 के बीच का जो है वो मध्यम नदी द्रोणी का उदाहरण ये आपका आंसर होगा। दोस्तों ये आपको मारना होगा। यही सब जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला है कि नदी द्रोणी, तो प्रमुख अपवाह द्रोणी का जो है 14 नदी द्रोणी है। ठीक है, वही जो है मध्यम नदी द्रोणी का भी जो है 14 नदी द्रोणी है। बराबर की है बातें। ठीक है, ऐसा ना कि यहाँ पे फंसा दे। तो बराबर 14 नदी द्रोणी प्रमुख अपवाह द्रोणी का भी और मध्यम नदी द्रोणी का भी जो है हमारा क्या है, ये 14 है। यहाँ नदी रखें, नदी द्रोणी का। ठीक है, अब क्या है कि और इसमें क्या है, उतने जो है गिनती में नहीं है। अब यहाँ महत्वपूर्ण आएगा कि प्रमुख नदी द्रोणी के अंतर्गत आने वाले नदी द्रोणी कौन कौन से हैं। आप देखें फिर जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार और साबरमती, ये सब क्या है, बड़े अपवाह प्रणाली वाले जो है, बड़े अपवाह क्षेत्र वाले जो है ये नदी द्रोणी है। इसके बहाव जो है बहुत अधिक है। वही मध्यम में आप देखें तो इसमें भी 14 नदी द्रोणी है। ये इसमें मध्यम में कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि नदी द्रोणियों को शामिल किया जाता है। वही तीसरा में आप देखें तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बहने वाली कई नदियों को जो है इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा प्रकार जो मैं बतलाने जा रहा हूं वो उद्गम के प्रकार प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर जो है बांट करके मैं बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों हालांकि ये जो है तीसरा हमारा महत्वपूर्ण है, फिर भी कुछ कुछ अड़चने हैं जिसमें चंबल, बेतवा, सोन जैसे जो है नदी का जल विभाजन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर भी यदि कहा जाए कि भारत के जो अपवाह प्रणाली के विभाजन में सबसे जो है अच्छा और जो है सटीक तो कौन है, ये उद्गम के प्रकार प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर है जो वर्गीकरण किया गया है, यही सही है दोस्तों। सब वो सबसे तो इसे जो है 2 भागों में बांट करके बतलाया गया है। एक हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्या आ जाता है कि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वहां से जो निकल करके कहां आकर के गिरती है, ये जो है हमारा बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है, वही जो है हमारा हिमालय अपवाह तंत्र हुआ दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में जो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में वो आया कि प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियां जिसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट से, कहां से, उद्गम स्थल जो हमारा पश्चिमी घाट से है, वो क्या होती है, वो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। और कुछ ऐसे अपवाद हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो है प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियां जो है, बड़ी बड़ी नदियां जिसका उद्गम स्थल कहां से, पश्चिमी घाट से है, और वो कहां गिरती हैं, वो भी जो है हमारा बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन एक अपवाद ऐसा है कि नर्मदा, ताप्ती और कई अन्य छोटी छोटी नदियां वो हमारा कहां गिरती है, अरब सागर में गिरती है दोस्तों। हालांकि ये जो है आपका जो
उद्गम के प्रकार, प्रकृति विशेषताओं के आधार पर जो है हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यहाँ फिर मैं इसको डिटेल बताऊंगा तो ये बहुत लंबा चला जाएगा मित्रों। यदि समय रहा तो इसका फिर हम अलग वीडियो देंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर जो है विराम लेता हूं। तो आज का वीडियो इतना है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।